हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं। आज अपन लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज फिजिकल इनऑर्गेनिक का जितने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके सारे करेंगे। ज्यादातर सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। एक दो ही मैंने ऑब्जेक्टिव लिया है, सब्जेक्टिव से कंसेप्ट समझ में आता है। क्लियर है? तो आओ भैया, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा सॉल्यूशन चैप्टर का। किसका है? सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद आरएलवीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको डाउट आता है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी एक वीडियो बना दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखो भैया, यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg। ये 750 mm Hg क्या है? ये प्रेशर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, बार, डाइन, पास्कल, mm Hg। ये प्रेशर दिया है, बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना प्रेशर में इतना है। ठीक है, वाटर है, कोई चीज का मिलावट नहीं है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसे दिखाते हैं? टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। ये क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, कुछ मिलावट नहीं है। ठीक है, कितना दिया हुआ है भैया? यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 99.63 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टी नॉड, नॉड का मतलब ही होता है प्योर चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बोला हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मतलब वही मेरा सॉल्वेंट, वाटर ही तो हो गया। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू वाटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम दिया हुआ है। तो बोला है कि 500 ग्राम वाटर में कितना सुक्रोज मिलाए कि अब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब तो वो सॉल्यूशन ना बन गया, पानी में सुक्रोज डाल दिया, अब तो वो सॉल्यूशन ना बन गया। तो जो टीएस है, टीएस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को एक डेटा मिल गया, मेरे को एक डेटा मिल गया, मेरे को एक डेटा मिल गया, और केबी जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि जो डेल्टा टीबी होता है वो होता है केबी इंटू एम। ये आपने पढ़ा था, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो डेल्टा टीबी होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा टीबी जो होता है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, माइनस इनिशियल जो प्योर था, क्या था? टी नॉट बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के बी। और स्मॉल एम यहाँ पे क्या है पता है ना? क्या है भैया? मोलैलिटी होता है। ठीक है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लिख देता हूं, मोल्स, एन को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टीएस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भैया, और जो मेरा टी नॉट बी है वो कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस है। केबी का वैल्यू कितना दिया है? 0.52 दिया है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज है ना, सुक्रोज को आपने ऐड किया है। वाटर तो मेरा सॉल्वेंट है, और मोल क्या होता है? वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। तो वेट तो हमें निकालना है, और सुक्रोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। निकाल लो, कार्बन का मास भी 12 होता है, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का मास 16 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 12 जा 144, 22 176, काउंट करो, 6 4 10, 12 7 8 9 10 11 12 13 14, 112 342। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? 342 आ गया। ठीक है भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कहाँ है मेरा? सॉल्वेंट है 500 ग्राम, और ग्राम को केजी में करेंगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब देख सकते हो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके ही दूंगा पूरा, क्योंकि मुझे पता है आप सॉल्व करने वाले हो नहीं। ठीक है, तो 100 माइनस 99.63 कितना हो जाएगा? 0.37। कितना हो गया? 0.37 होगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो कितना है? 0.52 इंटू वेट बाई 342। आपको पता है 500 से 1000 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, और 2 से कितने बार में जाएगा? 171 बार में जाएगा ना। 2 17 34, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? 171 आ जाएगा। तो जो मेरा वेट आएगा वो कितना आएगा? देख लो कितना आएगा। तो 0.37 बाय 0.52, देखो वेट कितना आएगा? 0.37 बाय 0.52, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 171 से, जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा।
और वो किस में आ जाएगा, ग्राम में। किस में आ जाएगा, ग्राम में। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे ना। ठीक है, चलो भैया जल्दी से उतार लो फटाफट से। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल्स कर लिया है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और एक बात ये कॉमन सेंस है यार, कि जब प्योर चीज में आप कोई चीज मिलाओगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही जाता है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम मैगी बनाते हैं तो पानी गर्म करते हैं ना, तो कितना वेपर बनता है, अभी तो खुला वेपर बन रहा है। जैसे मैगी डालते हैं तो वेपर, सॉरी सॉरी, माइक गिर गया भाई। ठीक है, अब देखो जैसे आपने मैगी को डाला तो भैया वेपर कम हो जाता है ना, तभी तो हम लोग गैस को तेज करते हैं। तो जब आप सॉल्यूट को मिलाओगे एक सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही तो हुआ, पहले कितना था प्योर में 99.63, जब आपने कुछ मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100। तो कितना चेंज आया, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीवी। कितना चेंज आया, 0.37 का। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, अच्छे से उतारो। सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, 342 होता है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया था, 2 से कितने बार में जाएगा, 171 बार में जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कुछ हुआ नहीं ना भाई, कुछ नहीं हुआ। चलो हो गया, तो मूव करते हैं। अपने लोग कहाँ मूव करेंगे, अगले क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है, ध्यान से देखो कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ जो मेरा सॉल्वेंट है ये कौन है, वाटर है। ठीक है भाई, अब जल्दी से बताओ यहाँ पे ऑप्शंस क्या है। इंक्रीज इन मोलैरिटी, इंक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोलैरिटी। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। जैसे अभी हमने फॉर्मूला रखा कि मोलैलिटी, तो मोलैलिटी जो होता है ना वो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है भैया, अब देखो मोलालिटी ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है। वेट का मतलब क्या होता है, मास, और जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो मोलालिटी होता है ना, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। खुद सोचो ना भैया, मार्केट से 5 kg कोई चीनी लेके आ रहे, ठीक है, घर पहुंचते पहुंचते क्या 2 kg हो जाता है, नहीं ना। तो मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोलैलिटी वाला तो हटा दो, ये मोलैलिटी है खत्म करो, मोलैलिटी है खत्म करो। ठीक है, पर हाँ मोलैरिटी में चेंज आता है। देखो होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी जो होता है वो तो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल तो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में है। अब यहाँ पे कौन है, वॉल्यूम है, और मुझे पता है वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही ना। तो मोलैरिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और इतना ही हम पढ़ के छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आ गया ना। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। कुछ लोग बोलेंगे सर वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम तो घट जाता है भैया, गर्मी का मौसम आता है तो पानी तो घट जाता है। अबे नहीं, ऐसा नहीं होता यार। देखो होता क्या है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दूध गर्म करते हैं ना घर पे, ठीक है, तो गैस पे रखते हैं, तो जब गैस को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दूध में उफान आता है ना। तो जो उफान आया क्या, तो वॉल्यूम ही तो बढ़ा। क्या बढ़ गया, क्या मास बढ़ गया, 1 kg से 2 kg हो गया, नहीं। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होने लगेगा। वीक होने लगेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लगेगा। इस वजह से वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज। गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब हम लोग पानी को गिरा देते हैं या कहीं जमीन में, तो वो वेपराइज फॉर्म में कहाँ चल जाता है, ऊपर। तो भैया स्पेस तो बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। और देखो भैया डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो एक्चुअल वैल्यू घट जाता है। तो मोलैरिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखो ना 1/2 1/4, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोला इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो मोलैरिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, डिक्रीजेस द मोलैरिटी। एंड ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ अपने को जाना है। जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो। चलो आगे बढ़े, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, देखो
बोला है एक रिएक्शन है एक्स से वाई जा रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब जो उस पे पावर है वो 2, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा रेट लॉ में दिखाते थे R इक्वल टू के, यहाँ पे दिखाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वहां पे सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, थर्ड होता तो 3 आ जाता, वन ऑर्डर होता तो 1 आता, जीरो होता तो यहाँ पे 0 आता। ठीक है, तो ये होता है मेरा रेट लॉ, तो मैंने इसका रेट लॉ लिख दिया। ठीक है, ये रेट का इक्वेशन हो गया। बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस 3 टाइम्स, अब देखो कंसंट्रेशन में जब चेंज आता है तो रेट में भी चेंज आएगा, तो जो नया रेट है इसको मैं आर डैश मान लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स 3 टाइम्स, तो एक्स के जगह पे क्या रख देंगे 3x रख देंगे, और ये क्या हो गया स्क्वायर, तो देखो भैया क्या होगा आर डैश के 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 को आगे लिख दूं मैं। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूं, इससे ना थोड़ा फील आ जाता है, फील जब तक नहीं आएगा, देखो के है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो आगे रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, और बच कौन गया एक्स, एक्स का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब तुम नोटिस करो यहाँ पे मैंने इसलिए इसलिए लिखा था कि के एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले वाला रेट लिख सकते हैं ना, तो आर डैश जो होगा वो क्या होगा 9 इंटू आर लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, जो नया रेट है वो 9 टाइम्स है किसके, पुराने वाले रेट के, तो मैं बोल सकता हूं hence hence the rate of reaction hence the rate of reaction increases by 9 टाइम्स। ठीक है भैया, तो 9 टाइम्स उसका रेट इंक्रीज कर जाता है, और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑन पुटिंग इक्वेशन 1 तो थोड़ा डिजाइन दे दोगे तो और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं अक्सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक देखो, ये भी मेरा किसका है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट ऑफ 60 मिनट्स, या ऑफ तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए, ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन 60 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो समझ पाए क्वेश्चन को, क्या बोला है कि बोला है कि SOCl2, देखो क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब आधा डिकम्पोज हो गया, और आपको पता है कि आधा डिकम्पोज होने में आधा समय लगा होगा, और आधा समय को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हैं बोलो, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, जितना मान लो अगर उसको पूरा समय होने में 20 मिनट लगता, तो आधा में ऑब्वियस सी बात है कितना लगा होगा 10 मिनट। तो भैया इसने बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन 60 मिनट, मतलब यहाँ पे टी हाफ उसने दे रखा है कितना, 60 मिनट्स दे रखा है। ये सब चीज पकड़ने का होता है, हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है। ठीक है, और उसने पूछा है कि इफ द डिकम्पोजिशन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, मुझे लगता है क्या बोला है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, अब तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा। अरे यार कुछ था ही नहीं, क्यों नहीं था देखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 0.693 बाई के। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, अरे भाई साहब देखो, आपको पता है टी हाफ दे रखा है। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 0.693 बाई क्या 60, और नीचे क्या है मिनट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, पर जो मेरा इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो होगा मिनट इनवर्स, ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा मिनट इनवर्स होगा। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर लेना डिवाइड करके। ठीक है, एंड दैट्स माय फाइनल, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको ये पकड़ना था कि भाई हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको एक चीज बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट, सी नॉट मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी टी जो होता है, सी टी जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी मतलब डिकम्पोज होने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। कहां आ गए भैया 5, देखो दो मैंने करा दिया सॉल्यूशन से, एक इजी एक ठीक ठाक, फिर करा दिया आपका किससे, केमिकल काइनेटिक्स से, एक इजी एक ठीक ठाक, अब आ गए किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक आपको दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भैया, Na सॉलिड है, 2Ag प्लस है, निकल प्लस 2 बनता है, 2Ag है। ठीक है, कैलकुलेट्स इट्स ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब ही होता है ई सेल निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, और उसका ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या होता है, ई सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको पता होना चाहिए कि ई सेल जो होगा वो क्या होता है, ई नॉट सेल होता है माइनस 0 पॉइंट माइनस, ये इरेजर को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया थोड़ा, बाप रे बाप एकदम
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन, और यहाँ पे क्या होता है लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन फॉर्म में लेना है मतलब एक्वस फॉर्म में। ये तो सॉलिड है, ये तो हट जाएगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन किसका होगा निकल +2 का, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड वाला तो हट जाएगा, कंसंट्रेशन किसका है एजी क्या प्लस, ठीक है। और जो स्टोकियोमेट्रिक होता है वो कहाँ आ जाता है पावर में आ जाता है। देखो ये क्या है स्टोकियोमेट्रिक 2 है ना, तो ये पावर में आ जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.059, एन क्या होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, निकल से किसमें गया निकल +2 में, सिंपल देख लो तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है लॉग Na+2 का फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा 0.160 बाय Ag प्लस क्या है तो 0.002 इंटू क्या होगा 0.002, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10⁻3, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10⁻3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10⁻3, इतना क्लियर है। कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा फील आ जाएगा, देखो 10⁻3 से 10⁻3 चला गया, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 40 आ गया, ठीक है। अब ये जो लॉग का वैल्यू ना मैं आपको साइड में सॉल्व कर देता हूं तो हौच पौच नहीं होगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लॉग लॉग 40 है, लॉग 40 है इंटू यहाँ पे क्या बचा है 10⁻3 बचा है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि log 4 इंटू 10⁻4, ठीक है। और log a इंटू बी क्या होता है log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस क्या होता है log b 10⁻4, ठीक है। log 4 का वैल्यू क्या होता है 0.60 होता है। और आपको पता होगा log ऑफ a की पावर b जो होता है ये आगे आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू log 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा 0.60 होगा, log 10 का वैल्यू 1, 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया 4.60, कितना हो गया 4 तो ये जो जितना बड़ा वैल्यू इसको मैंने एक बार में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वहां पे हौच-पौच नहीं होता। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो तो यहाँ पे जो मेरा आ गया ई सेल वो क्या आ गया 1.05 है, ठीक है, माइनस 0.059 है, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना है 4.60, तो ये कितने से कट जाएगा 2.30 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ई सेल जो आएगा वो आएगा 1.05 माइनस 0.059 इंटू 2.30, ठीक है। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में दिख जाएंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए नस्ट इक्वेशन का कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन, फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो स्टोकियोमेट्रिक में होता है वो कहाँ आ जाता है पावर में। यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था 1, तो 1 तो 1 ही होता है ना, ठीक है। चलो भाई जल्दी से उतार लेंगे, एग्जाम आ रहा है भाई, डेली डेली वीडियो डाल रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन डेली बनाओ एकदम, ठीक है। आराम आराम से बनाते चलो, बहुत अच्छा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको पता ही होता है, वैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, कि हमारा एक बैच चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ लो बोलते तो क्रैश कोर्स है पर वो क्रैश कोर्स नहीं है, वहाँ पे डिटेल पढ़ाया जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है जहाँ पे आपको कंप्लीट 30 डेज में बहुत अच्छे से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। और 10th ऑफ दिसंबर से मेरा एक बैच आ रहा है, आना था 5 से, पर 5 से नहीं आ पा रहा है। 10th ऑफ दिसंबर से मेरा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक का बैच आ रहा है, जहां पे आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक पूरा 30 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ पूरा बताया जाएगा, ठीक है। और ये प्ले स्टोर में हमारा ऐप है बेंजिन क्लासेस, उसको डाउनलोड कर लीजिए। लक्ष्य बैच तो चल रहा है, ठीक है, उसमें 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आप करना स्टार्ट करिए। बहुत मतलब आप समझो ना कि आप दोनों भी कर सकते हो साथ साथ, ठीक है, बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल एंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ COEN3, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया कोऑर्डिनेशन का। आइसोमर्स लोग को समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या हो जाता है। देखो भैया मैं आपको बार बार एक ही चीज सिखाता हूँ, क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को GI OI निकालना है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो पहले आप GI निकालिए, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो क्या होता है, यहाँ पे कोबाल्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 2 जा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो यहाँ पे 6 बना देते हैं, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड का ना 2 स्पेस लेते हैं, पता होगा। तो EN 2 रूम लेगा, तो यहाँ पे ऐसे लगाते हैं EN है, यहाँ भी ऐसे लगाते हैं EN है, और यहाँ भी ऐसे लगाते हैं EN है, ठीक है।
सिस और ट्रांस, आपको पता है जीआई में एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब होता है अपोजिट साइड। सिस मतलब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और ट्रांस मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे तो भैया सबका बॉन्ड एंगल तो सेम ही है, तो यहाँ पे तो कभी सिस और ट्रांस बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बनेगा। तो ये कंपाउंड कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता क्योंकि सबका पोजीशन सेम है। कैसे चेंज करोगे बताओ? ठीक है, तो भैया क्या बचा? ओआई बचा। तो ओआई कैसे चेक करते हैं? इसके सामने रख दो मिरर। क्या रख दो? मिरर। तो देखो पहले कोबाल्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मिरर इमेज बनाओ। तो ईएन का मिरर इमेज यहां बन रहा है, इसका मिरर इमेज यहां बन रहा है और इसका मिरर इमेज यहां बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं? आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, कैसे पता करते हैं? खुद से आपको नोटिस करना है कि ये जो मेरा कंपाउंड है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो क्या ये इंपोज कर रहा है? इंपोज क्या ओवरलैप किया? नहीं। क्यों नहीं किया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ईएन इधर निकल जा रहा है, ये ईएन इधर निकल जा रहा है और ये वाला इधर निकल जा रहा है, मतलब इंपोज नहीं किया। जो कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं कर सकता तो वो ओआई शो करता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। नॉन नहीं किया, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो भैया यहाँ पे ओआई शो करेगा। एक का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवो बोलते हैं। तो इसका इसका जीआई तो 0 हो जाएगा पर इसका ओआई कितना होगा? 2 होगा। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, वहां पे कम से कम 5-6 क्वेश्चंस मैंने कराया है और तभी जाके बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है अगर तुम यहाँ पे सीओ OX3 भी ले लेते। क्या ले लेते? सीओ ऑक्सिलेट, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। तो सेम क्वेश्चन है, OX 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 आ जाता है। ठीक है, और वो भी जीआई शो नहीं करता, वो भी सिर्फ क्या शो करता है? ओआई शो करता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ वैसे क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी +3 आएगा ना, जैसे ओ पे क्या होता है? -6 लेके चलते हैं ना, -6 है यहाँ पे, हाँ तो -3 आएगा। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या आता है? -3 आता है। चलो भाई, क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? ठीक है, जीआईएन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो अब ये भी किसका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आईयूपैक पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है कि यूजिंग आईयूपैक नाउ हम राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मूलाज लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? ट्रिस, ट्रिस हम लोग यूज करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। बाइडेंटेड में हम लोग 2 के लिए बिस लेते हैं, 3 के लिए ट्रिस लेते हैं। तो इसका नाम होगा ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिखते हैं। तो ईएन 3 हो गया। क्रोमियम, मेटल, जैसे मेटल आ जाता है कैसे पहचानोगे? उसको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया होगा। तो मेटल हमेशा फ्रंट में आता है और जैसे मेटल आ गया डब्बा हो जाएगा क्लोज। ठीक है, देखो थोड़ा सा गैप है, डब्बा के बाहर कौन है? क्लोराइड का मतलब कौन होता है? Cl। दैट्स नॉट माय फाइनल आंसर। ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें मिलाना पड़ेगा। कैसे? देखो En पे चार्ज 0 होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, पर क्रोमियम पे कितना दिया है? +3 दिया है। तो +3 + 0 ओवरऑल चार्ज तो क्या होगा? +3 और डब्बा पे +3 तो डब्बा के बाहर क्या होगा? -3, तभी तो न्यूट्रल होगा। और Cl पे चार्ज क्या होता है? -1। तो कितना Cl लेंगे तो -3 हो जाए? 3 Cl। तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो कौन है? क्रोमियम En3 और यहाँ पे क्या है? Cl3। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि लिख दिए सिंपल। तो ये वाला जो बाहर में जितना आयंस है वो क्रोमियम का जो दिया होता है उसी से हम लोग स्टेबल करते हैं। ठीक है, अगला क्या बोला है? हेक्सा अमाइन। अमाइन का मतलब क्या होता है भैया? NH3। तो हेक्सा अमाइन NH3 6 दिया हुआ है। प्लैटिनम, प्लैटिनम मेटल आ गया, जैसे मेटल आया डब्बा आ गया, डब्बा क्लोज हो गया। ठीक है, अमाइन भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। प्लैटिनम का क्या दिया? +4। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? +4। क्लोरीन है, अगर यहाँ +4 है तो यहाँ पे -4 होना चाहिए। एक Cl पे -1 होता है तो यहाँ पे क्या होगा? 4 आएगा क्लोरीन। तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्लैटिनम। यहाँ पे क्या होगा? NH3 6 होगा और यहाँ पे क्या होगा? Cl4 होगा एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड निकालते हैं। तो भैया क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। मैं पता है ये लेक्चर क्यों बनाया कि हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा तो भैया आपका हर चैप्टर लगेगा भाई हाँ सब चैप्टर चल रहा है हमारा साथ ही साथ। ठीक है, तो यही तो होता है एग्जाम में, एक एक चैप्टर पे फोकस करते हैं भाई, करना तो पूरा पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब समझ लो ये ना पूरे आज के लेक्चर पे ये भारी पड़ने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया कि एक तो तगड़ा कंसेप्ट है, ये एमसीक्यू नहीं है भैया, ये एमसीक्यू मत समझ लेना। ठीक है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपको पता होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सेप्शन तो उससे ये क्वेश्चन लिया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बोला है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। कौन डायमैग्नेटिक है? कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन आउटर ऑर्बिटल? कोई सोचेगा एमसीक्यू टिक टिक मार के, अबे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ जाओ। तो बोला है इसमें डायमैग्नेटिक कौन है? डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ठीक है, देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोबाल्ट है, यहाँ पे F6 है और यहाँ पे क्या है? -3 है। ठीक है,
फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1, ये सब पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। क्लोरीन पे होता है -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे -1 होता है और इसका मुझे नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो x -6 इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू क्या आ गया +3। मतलब यहाँ पे जो मेरा कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। सबसे पहला काम क्या है कि कोबाल्ट +3 का हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखेंगे बता भी दिया था शॉर्टकट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27 होता है, ठीक है। फेंको तो सबसे पहले क्या करो, आर्गन 18 4s2 3d ये सब में कॉमन रहेगा, तो 18 2 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, ठीक है। और +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन पहले आउटर शेल से निकलता है, तो 4 से पहले 2 निकल गया और एक इससे निकल गया, तो यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट पे अगर +3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 18 और यहाँ पे क्या आएगा 3d6, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन में क्या है कि फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया है कि COF6 -3 और कोबाल्ट पे क्या है +3 है ना। अगर अगर मैं लिखता हूं कोबाल्ट +3 तो यहाँ पे क्या आर्गन 18 और 3d6 है। 3d6 का मतलब डी में कितने रूम होते हैं, 5 रूम। तो 3d6 मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6। अभी तुमने इलेक्ट्रॉन किससे निकाला 4s से, तो 3d के बगल में कौन है 4s, ये खाली हो चुका है। 4s के बगल में कौन होता है 4p, ये भी खाली हो चुका है, मतलब खाली पहले से था। और 4p के बगल में कौन होता है, 4p के बगल में बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो 4d। और इसमें कितना रूम होता है 5 रूम, ये सब खाली पड़ा था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब देखो ये खाली रूम में आने वाला कौन है, कोबाल्ट के पास कौन आएगा फ्लोरीन। और आपको पता होगा फ्लोरीन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड होता है फ्लोरीन है, जितने भी हैलोजेंस है सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके पास ताकत नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सके। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, so the electrons so the electrons can't get paired। आ जाओ भैया। so the electrons can't get paired, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबको नया रूम में रुकवाना पड़ेगा, सबको नया रूम में रुकवाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आंसर में स्टार्टिंग में देख के बता देता पर आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन रुका, सब नया रूम, एक फ्लोरीन 2, यहाँ पे एक फ्लोरीन 3, यहाँ पे एक फ्लोरीन 4, यहाँ पे एक फ्लोरीन 5, यहाँ पे एक फ्लोरीन 6। अगर पूछ लेता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एस का आपने एक रूम लिया, पी का आपने 3 रूम लिया और डी का 2 लिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो ये क्या है मेरा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है पैरा, और जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं 2 डाई, तो सब क्या है मेरा डायमैग्नेटिक, ठीक है। एक भी अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड तो क्या होगा डायमैग्नेटिक। इसमें तो अनपेयर्ड है तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक, ये तो डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यही मेरा डायमैग्नेटिक होगा। पर ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन है। पहले लिखो नोट, जल्दी लिखो नोट लिखो भैया। होता है क्या है भाई, इजी इजी पढ़ लेते हो, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और आ जाता है। यहाँ पे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले देखो कोबाल्ट है, C2O4 3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया -3 दिया। आपको पता होगा ऑक्सिलेट पे चार्ज -2 होता है, तो 3 है तो क्या होगा -6 होगा। मुझे कोबाल्ट का नहीं पता, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x -6 क्या होगा -3, तो x का वैल्यू वही आ गया ना, कितना +3 आ गया जो निकाले थे हम लोग, ठीक है। सुनना, ऑक्सिलेट जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, वीक फील्ड है, वीक पेयरिंग नहीं होता। बट अगर कोबाल्ट मेरा +3 में है ना, ये नोट है, एक्सेप्शन है, कि व्हेन कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देन ऑक्सीजन डोनर साइट, जैसे ऑक्सिलेट हो जाता है और वाटर हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन डोनर साइट होता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि व्हेन कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देन ऑक्सिलेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन ऑक्सिलेट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करने वाला है। अब देखो मैं यही बता दूं, ज्यादा बताऊंगा नहीं। देखो कोबाल्ट पे +3 था, अब यहाँ पे जैसे अगर ये मेरा ऑक्सिलेट आता तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता पेयर्ड, ये दोनों पेयर्ड हो गए और ये भी क्या हो गए पेयर्ड हो गए। जब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा तो ये क्या कहलाता डायमैग्नेटिक। समझ में आया कि कोबाल्ट +3 पे होने के वजह से ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। ये तो पहले से पेयर्ड था, ये इसमें पेयर्ड, ये इसमें पेयर्ड, जब सब पेयर्ड हो जाएगा तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक कौन है, CO C2O4 3 -3, ठीक है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। कौन हो गया अगला,
बोला है विच वन इज मोर स्टेबल, आपको बता देता हूं कि जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड आ जाता है, जैसे ऑक्सलेट हो गया, ईएन हो गया, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड आ जाता है वो स्टेबल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे ना 5 मेंबर रिंग बनता है, उसी को बोलते हैं चीलेट रिंग, और चीलेट रिंग से कंपाउंड में स्टेबिलिटी आता है, तो इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, अगला बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो भैया, ऑक्सलेट में तो भैया पेयर्ड हो गया, तो पेयर्ड हो गया, जब पेयर्ड हो जाता है ना तो हम लोग अंदर वाला रूम भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये इसके पास आ गया और ये इसके पास आ गया, तो मेरे पास 2 रूम खाली हो गया ना। बोलते हैं ना भाई 4 लोग है 4 रूम है, तो भैया इसमें आ गया एक, इसमें आ गया एक, तो 2 रूम खाली हो गया ना। तो जब हम लोग अंदर वाला रूम यूज कर सकते हैं, पेयरिंग करने के बाद पुराना रूम अगर यूज कर लोगे तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जिसमें पेयरिंग नहीं होता है तो सारा नया रूम यूज किए, जिसमें सारा नया रूम यूज होगा उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल क्या होता है? COF6-3 होता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। नहीं होता है कि होटल क्यों जाना भैया, घर में मैनेज करेंगे, सबको 5-5 6-6 रूम में ढुकाते हैं और एक रूम किसी गेस्ट को दे देते हैं, तो वो इनर ऑर्बिटल। कुछ लोग बच्चे लोग ऐसे, नहीं 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 मेरे रूम में नहीं रुकना, तो क्या हो गया भैया, भेजो होटल, तो वो क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल। समझ में आया क्या? तो बस यही सब बात है। लो स्पिन, लो स्पिन, देखो ये स्पिन होता है, ये स्पिन। ठीक है, तो जब पेयरिंग नहीं हुआ तो 4 स्पिन है, पहले भी 4 बाद में भी 4, पेयर नहीं हुआ। पर जब पेयर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? स्पिन कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ये +1/2 होता है, ये -1/2 होता है। सिंपल समझो, मैं बताता हूं, अगर पेयरिंग हो जाएगा तो स्पिन कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं लो स्पिन। ठीक है, और अगर पेयरिंग नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हाई स्पिन। ठीक है, तो लो स्पिन कौन होगा? यहाँ पे भी वही आंसर होगा, लो स्पिन। तो एक ही जगह पे खाली कौन आया? फ्लोरीन वाला आया, बाकी हर जगह पे कौन आया? ऑक्सलेट आया। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ लो स्पिन में अगर पेयरिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? लो स्पिन, और अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पिन, इसको स्पिन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्या बोला है? पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ लो। क्या बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसेस, आयन, मैग्नीज +3। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, +3 है ना। तो मैग्नीज में कैसे लिखेंगे? सेम कंसेप्ट, आर्गन 18 लिख दो, 4s2 लिख दो, और यहाँ पे 3d लिख दो। ठीक है, तो 18 2 20, 20 और 5 25, +3 निकालना होगा तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 3d4 हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 18, यहाँ पे है 3d4, और डी में कितना रूम होता है? 5 रूम होता है। ठीक है, तो 4 है ना, 1 2 3 4। क्या पूछा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो कितना अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड है। इसमें ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n n+2। ठीक है, यूनिट होता है bm, और n यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता तो कितना है? 4 है ना, तो 4 हो गया, 4 + 2, तो 6 4 जा 6 24। ठीक है, तो 24 25 का 5 होता है ना, 4.9 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्या बोला? क्रोमियम। क्रोमियम एक्सेप्शन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, लिखते हुए तो हम लोग लिखना चाहिए था ऐसे, आर्गन 18 4s2, यहाँ पे क्या है? 3d, 18 तो 20, 3d4 होना चाहिए था, पर ये नहीं होता है, इसका ये एक्सेप्शन है। इसका एक्चुअल में क्या होता है? आर्गन 18 4s1 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है इसके पास, तो हो जाएगा 3d5। ठीक है, ये इसका एक्चुअल होता है। पता है क्रोमियम पे +3, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर से, 2 निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d3। क्या हो जाएगा? 3d3। तो आपको पता है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड होता है। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी आप निकाल सकते हो। अगला क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन? वाई? याद रखिएगा कि क्रोमियम +3 जो है ना, ये स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। क्रोमियम +3 स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, एकदम दिमाग में रखना है इसको। इसका रीजन भी आपको मैं बता ही देता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोग पढ़ोगे ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहां पे तीन, नीचे होता है T2g ऑर्बिटल, ऊपर होता है Eg ऑर्बिटल। जब इसमें 3, क्रोमियम +3 में कितना अनपेयर्ड है? 3 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हाफ फील्ड होने के वजह से, देखो सब सिंगल सिंगल तो हाफ फील्ड है ना, तो इसके वजह से स्टेबिलिटी आ जाता है। तो आपको लिखना चाहे तो आप इतना लिख सकते हो, क्रोमियम +3 स्टेबल इन एक्वस मीडियम बिकॉज बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल। इसका जो T2g ऑर्बिटल होता है ये हाफ फील्ड होता है, इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो भाई 9 क्वेश्चन हो गया, देख रहे हो भाई 9 क्वेश्चन कर दिया हमने तुरंत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी किसका है? डीएनए ब्लॉक का है। तो क्या बोला है, ध्यान से देखो कि क्रोमियम +2 इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों? अभी इसका रीजन जस्ट बताया, मैं आपको बताता हूं। देखो क्रोमियम +2 ना
क्रोमियम +3 में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्रोमियम +3 स्टेबल होता है, अभी आपने देखा बिकॉज़ ऑफ हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2 से +3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि क्रोमियम +2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट because on losing one electron, because on losing one electron, on losing one electron, on losing one electron, it will form Cr plus 3, it will form Cr plus 3, which is stable, which is stable, which is stable because of, which is stable because of half filled T2G orbital, same because of half filled T2G orbital। ठीक है, चलो हो गया। टाइटेनियम +3 इज कलर्ड वेयर इज स्कैंडियम +3 इज कलरलेस। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अगर कोई कंपाउंड कलर्ड होता है ना, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, गारंटी है। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है। और कोई भी आयंस में अगर कलर्ड आता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो मैं बिना सॉल्व किए बोल सकता हूं क्या, कि टाइटेनियम +3 हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम +3 हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सॉल्व कर लोगे तो बता भी सकते हो कितना, देखो मैं बता देता हूं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। तो क्या लिखेंगे भाई, सेम तरीका, आर्गन 18 4s2 3d2 होता है ना। कितना है, +3, तो 2 निकला यहाँ से, 1 निकला यहाँ से, तो 3d1 1 अनपेयर। तो बोलेंगे टाइटेनियम +3 हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore it has dd transition, therefore it is dd transition and the compound is colored, and the compound is colored, whereas scandium +3 has no unpaired electron। अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। अगर यहाँ पे लिख देता ना ग्रीन इन कलर, या पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर, कोई भी कलर हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। ठीक है। अगला बोला है जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल्ड होता है, सब में D10 आएगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिशन करेगा। ठीक है। तो जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट क्या लिखा, आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के नोट्स बना के एक बार फिर से प्रैक्टिस करके इसको एक 10 क्वेश्चन का शेट बना के रख लीजिए। क्लियर है? फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।